हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है डैट इज़ दी वेजेस, जिसके अंदर पहले हम वेजेस का मतलब समझेंगे, रियल वेजेस को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। और इसी तरह क्या है कि इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो आपको मेरे सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेजेस। वेजेस का अर्थ होता है कि जैसे हमने लेबर, जैसे हमें पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। और जब हम लेबर को रखते हैं, लेबर की जो सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, उसके बदले में जो हम पेमेंट उसको करते हैं डैट इज़ कॉल्ड वेजेस। और यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी फिज़िकल और मेंटली, फिज़िकल का अर्थ होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है डैट इज़ फिज़िकली वर्किंग। और उसी तरह मेंटल एक्टिविटीज़ होती है कि जैसे एक टीचर है, क्लास के अंदर टीच कर रहा है, या जो भी हम दिमागी रूप से क्या है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे बट हम मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो लेबर का मतलब उसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है कि हम इनकम को अर्न करते हैं। और जो वेजेस है ये इसके अंदर बहुत सारी वाइड इंटरप्रिटेशन है। जैसे ऑल टाइप्स ऑफ लेबर्स को जो हम डिफरेंट तरह की जो है पेमेंट करते हैं, चाहे हम उसको वेजेस पे करते हैं, चाहे सैलरी पे करते हैं, चाहे वेजेस पर आवर पे करते हैं, वीकली पे करते हैं, मंथली वेजेस पे करते हैं, या जैसे डॉक्टर को हम फीस देते हैं, या आर्किटेक्ट को हम फी देते हैं, लॉयर को हम फीस देते हैं, डैट इज़ कवर्ड अंडर द जो है वेजेस के अंदर। और उसी तरह जैसे हम टाइम के बेसिस के पर घंटे के हिसाब से तुझे इतनी वेजेस मिलेगी तो डैट इज़ कॉल्ड टाइम वेजेस। और उसी तरह जैसे कारपेंटर है उसको हम कह देते हैं कि अगर तूने पर चेयर बनाई, एक चेयर के तुझे 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे हम उसको यूनिट के हिसाब से कि इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, अगर 10 यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं तो 10 के हिसाब से पेमेंट करेंगे, अगर 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं तो 15 के हिसाब से हम उसको पेमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वेजेस। प्रोफेसर बेनव हैज़ डिफाइंड द वेजेस। ए वेजेस मे बी डिफाइंड एज ए सम ऑफ मनी paid under contract by an employee to a worker for services rendered। तो यहाँ पे वेजेस का जो अर्थ है कि जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रखा हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जो है वो पैसे पे करता है, डैट इज़ कॉल्ड वेजेस। वेज रेट आर दी प्राइसेस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर, कि जो हमने लेबर को रखा हुआ है, जो उसकी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले में जो हम पेमेंट कर रहे हैं डैट इज़ कॉल्ड वेजेस। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नॉमिनल एंड रियल वेजेस, देखो जो नॉमिनल होती हैं ये मनी वेजेस होती हैं कि जो मुद्रा के रूप में हम पे करते हैं डैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल और मनी वेजेस। मनी वेजेस रेफर टू द एक्चुअल मनी अर्न बाय द वर्कर। अब जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मान लो अगर वो मुझे 70,000 पर मंथ पे करती है तो इट मीन्स कि मेरी मनी वेजेस जो है 70,000 है, विच आर पे टू द वर्कर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जिसको मुद्रा के अंदर, मनी के अंदर भुगतान किया जाता है। रियल वेजेस का अर्थ होता है कि अगर मेरी सैलरी जो है 70,000 है तो उससे मैं कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है परचेज कर सकती हूँ, ये 70,000 की वर्थ क्या है, परचेजिंग पावर क्या है। रियल वेजेस रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ए लेबर गेट्स इन रिटर्न फॉर वेजेस फॉर हिज मनी वेजेस, कि जो हमें मनी वेजेस मिली है जब हम बाज़ार में जाते हैं तो कितनी चीज़ें जो है हम उसके अंदर परचेज़ कर सकते हैं। तो रियल वेजेस जो होती हैं डैट इज़ रिलेटेड विद द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि मुद्रा के अंदर हम कितनी चीज़ें जो है परचेज़ कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे मान लो मेरी सैलरी जो है 20,000 है, 20,000 से 30,000 हो जाती है, तो यहाँ पे मनी के रूप में क्या है कि मेरी मनी वेजेस इंक्रीज़ हुई है। तो क्या ये रियल टर्म्स के अंदर भी इंक्रीज़ हुई है?
तो यहाँ पे हमें रियल वेजेस जो है उसका परचेजिंग पावर के साथ लिंक होता है। अगर मेरी 20 से 30 हो गई है, बट मैं जितनी चीज़ें पहले 20,000 में ख़रीद पाता था उतनी 30,000 में नहीं ख़रीद पाता, तो रियल टर्म्स के अंदर जो मेरी वेजेस हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुई। क्योंकि रियल वेजेस के अंदर क्या होता है कि देखो, अगर प्राइस लेवल जो है डिक्रीज़ होता है तो हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, और उसी तरह अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। तो रियल वेजेस को हम जो है मनी वेजेस को जो है इंडेक्स प्राइस के साथ एडजस्ट करके जो है निकाल सकते हैं। W जो है रियल वेजेस है, WM जो है मनी वेजेस है, और जब उसको हम प्राइस के साथ प्राइस के साथ डिवाइड कर देते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम वहाँ से रियल वेजेस को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर जो कि रियल वेजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर देखो अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो जब मनी वेजेस बढ़ती है तो रियल वेजेस भी बढ़ती है, और उसी तरह मनी वेजेस और रियल वेजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जैसे क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जैसे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लेक्चरर्स होते हैं, उनकी जो स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं उनसे उनकी जो सैलरी होती है ज़्यादा होती है, तो रियल वेजेस जो है उनकी ज़्यादा होती है। और उसी तरह मतलब जिसकी जैसे मान लो एक व्यक्ति है उसको 50,000 मिलता है, मुझे 70,000 मिलता है, तो डेफिनेटली मेरी रियल वेजेस जो हैं उससे ज़्यादा होंगी। और उसी तरह जो रियल वेजेस हैं देखो ये प्राइस लेवल से भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर हायर प्राइस लेवल है तो रियल वेजेस कम होगी, अगर प्राइस लेवल कम है तो रियल वेजेस ज़्यादा होगी। और उसी तरह क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, अगर वहाँ पे क्या है कि जो हमें फिक्स्ड मनी वेजेस वो पे करते हैं, अगर जैसे बोनस दे देते हैं, फ्री अकोमोडेशन दे देते हैं, फ्री खाना दे देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देते हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन फ्री दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ दे देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि हमारी रियल इनकम ज़्यादा होगी। और उसी तरह देखो जो रियल वेजेस है लेबर की, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। अगर वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे उसकी वेज रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको रेगुलरली जो है पेमेंट मिलेगी। कैजुअल वर्कर जो होते हैं वो टेम्परेरी वर्कर होते हैं, जब काम होता है कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, जब काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनका जो होता है रेगुलर बेसिस पे उनको इनकम नहीं मिलती, जितने दिन उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है, तो उनकी रियल वेजेस कम होगी। और उसी तरह क्या है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो वो 5 घंटे काम करके, एक लेबर है 5 घंटे काम करती है, एक लेबर 8 घंटे काम करके 300 रुपये कमाती है, और एक लेबर जो है 5 घंटे कमा के 300 रुपये कमा लेती है, तो वहाँ पे क्या है कि देखो उसकी रियल वेजेस ज़्यादा होगी। अगर जैसे वो कम घंटे काम करके उतने ही पैसे कमा लेता है जितना कि 8 घंटे कमा के लेबर कमाती है, तो उसकी रियल वेजेस जो 5 घंटे काम करके उतने पैसे कमा लेता है उसकी रियल वेजेस ज़्यादा होगी। और उसी तरह देखो रियल वेजेस जो हैं, जिन कंडीशंस के अंदर लेबर काम करती है, अगर वह हेल्दी इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा होगी जो कि डर्टी और अनहेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो हम कमाते हैं, अगर वो हमने अपनी अपडेशन के ऊपर जो है पैसे खर्च करते हैं, जैसे मान लो एक बैंकर जो है, मान लो एक कॉलेज लेक्चरर जो है उसको सेम अमाउंट मिलता है, तो कॉलेज लेक्चरर को क्या होता है कि अपनी अपडेशन के लिए बुक्स वगैरह परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो उसकी रियल वेजेस जो होती हैं बैंकर के मुकाबले में कम होती हैं। और उसी तरह जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो देखो उनको काफ़ी सारा टाइम और जो पैसा है एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर लगाना पड़ते हैं। तो जब इन्होंने बेसिकली अपनी रियल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो जो मनी इनकम है, जो एक्सपेंस इन्होंने इनकर किया है अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे, वो डिडक्ट करना पड़ेगा। और उसी तरह देखो जो लोग आर्मी वगैरह के अंदर जो है, रेलवे के अंदर क्या होता है कि जब इनके बच्चों को, इनके डिपेंडेंट को क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रेफरेंस मिलती है, तो इनकी रियल वेजेस ज़्यादा होती है। देखो कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन, तो इसके अंदर क्या है कि देखो जैसे कई बार हमें जॉब ऑफर की जाती है, लो वेजेस की होती है, बट फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो वहाँ पे रियल वेजेस ज़्यादा होती हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जैसे
पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है और जैसे हम कहें कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हेड क्लर्क है, तो दोनों की अगर मान लो मनी वेजेस सेम है, पर जो सब इंस्पेक्टर है उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर जो है रियल वेजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नाउ वी विल बी कमिंग टू ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, दैट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। इसका हिंदी के अंदर लेक्चर तो मैं आपको दे ही रही हूँ, इंग्लिश के अंदर जो आपको इसका लेक्चर है वो मेरे दूसरे चैनल के अंदर जो है थोड़ी देर के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम के अंदर पहले आपने वेजेस का 1-2 लाइनों के अंदर वेजेस का मतलब बताना है, फिर उसके बाद आपने मार्जिनल थ्योरी ऑफ वेजेस का मीनिंग और डेफिनेशन देनी है, अजम्पशन देनी है, फिर आपने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, फिर उसके बाद जो है अपने फर्म के व्यू पॉइंट से बताना है, फिर उसके बाद जो है अगर आपके पास डिस्कस आता है तो क्रिटिसिज्म भी देना है, अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म के आप जस्ट हेडिंग दे के आ सकते हो। Now we will understand what is marginal productivity theory of wages। देखो जो marginal productivity theory है that was examined by the German economist von Thunen in 1833। इन्होंने एक बुक लिखी थी Isolated State, इसको बाद में विगस्टेड, वॉलरस एंड जेबी क्लार्क ने इसको डेवलप किया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का देखो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब हम एक लेबर को, एक एडिशनल लेबर को हायर करते हैं तो उससे जो टोटल रेवेन्यू के अंदर जो एडिशन होती है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है कि जैसे एक लेबर हमने रखी, उसने 10 चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, ठीक है। अब सेकंड लेबर रखी तो टोटल चीज़ें 18 होगी। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड लेबर थी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है 18 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 8, कि जब हमने एक एडिशनल लेबर को रखा तो उसने एडिशनल हमें कितना प्रोड्यूस करके दिया। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर या लॉन्ग रन के अंदर जो लेबरर होता है, जो उसकी मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है उसकी इक्वल उसको वेजेस मिलती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स addition made to total revenue by employing one more unit of labor। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक और लेबर को जब हम रखते हैं तो उससे अगर सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, जब हम एक लेबर को रखते हैं तो हमारी टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंजेस आती हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो हमने एक लेबर को रखा है तो वो हमें 10 रुपये कमा के दे रहा है, एक और लेबर को हमने रख लिया तो टोटल कमाई जो टोटल रेवेन्यू हमारा 18 का हो गया। तो इट मीन्स कि जो एक और एडिशनल लेबर हमने रखा है जो उसने हमें रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो हमें 8 रुपीज़ का जनरेट करके दिया है। Professor Block has defined the marginal productivity theory contends that in equilibrium each laborer will be rewarded in accordance with its marginal productivity। तो देखो यहाँ पे ध्यान से जो याद रखने वाली बात है कि जो लेबर हमने रखी हुई है जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जिसकी एडिशनल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम उसको रिवॉर्ड देंगे। जो उसको वेजेस होगी वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मिलेगी। थॉमस कहते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स फॉर लेबर एंड बिटवीन द वर्कर फॉर द एम्प्लॉयमेंट ए वेज रेट इज डिटर्मिन विच इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स द एम्प्लॉयर एज ए होल आर विलिंग टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है इसका जो फोकस है कि जो लेबरर है, जो वर्कर्स हैं, उनको जो वेजेस मिलती है किसके बराबर मिलती है लॉन्ग रन के अंदर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की जो अजम्पशन है, एक तो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन है, इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। फैक्टर मार्केट के अंदर भी क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन है, जो इंडस्ट्री है वो वेज रेट डिटर्मिन करती है। और यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। तो जब हम जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज़ करते जाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से कम होती जाएगी। और जो लेबर हम रख रहे हैं वो बेसिकली एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, होमोजीनियस होती है। और अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर हम ये मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। और ये जो थ्योरी है डैट अप्लाइज इन द लॉन्ग रन। और यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहती है और हर एक यूनिट ऑफ द लेबर जो है परफेक्टली मोबाइल है। अगर मैं ए प्रोफेशन के अंदर हूँ, बी प्रोफेशन के अंदर जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे सेम वेज रेट मिलेगा। Now we are clear with the assumption.
Now we will analyze the marginal productivity theory of wages from two angles. First जो है that is the analysis of the theory of theory from the point of view of an industry. देखो अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है कि जो वेज रेट है that is determined by the industry, डिमांड जहाँ पे सप्लाई के बराबर होती है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो उस इजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट करती है तो सप्लाई कर्व जो होता है वो फिक्स होता है। तो वेज रेट के अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है वो डिमांड का होता है, क्योंकि सप्लाई जो होती है कांस्टेंट होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। और डिमांड कर्व जो है जो इंडस्ट्री का है वो हम जो भी इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म्स होती हैं उनके डिमांड कर्व से हम लेके जो है मेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लेटरल समेशन नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली क्या है कि जो फर्म्स हैं उनका जो नंबर ऑफ फॉर्म जो होती हैं कांस्टेंट नहीं होता, तो लेटरल समेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे डिमांड कर्व जो इंडस्ट्री का होता है वो बेसिकली कोर्स मतलब जो फर्म का डिमांड कर्व होता है उसी के बेसिस पे होता है। और ये भी क्या होता है कि ऊपर से नीचे जो है इसकी जो स्लोप्स है वो भी डाउनवर्ड होती है। और अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो मार्जिनल वेजेस है, एवरेज वेजेस हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। और उसी तरह देखो जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे वेज रेट जो होता है जहाँ पे डिमांड जो है सप्लाई के बराबर होती है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है इसको हम ये मान के चलते हैं कि बेसिकली जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, और वेज रेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी डिमांड जो होती है इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। और उसी तरह जो डिमांड कर्व होता है इसकी जो शेप होती है डैट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो कि क्योंकि लेटरल समेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इंडस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वो वेज रेट डिटर्मिन करती है, तो देखो यहाँ पे हम लेबर ले रहे हैं, ये सप्लाई है लेबर की जो कि फिक्स है। तो यहाँ पे जो डिमांड जिस बिंदु के ऊपर डिमांड जो है सप्लाई के बराबर है तो वहाँ पे वेज रेट जो है डिटर्मिन हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्जिनल वेजेस होती हैं वो एवरेज वेजेस के बराबर होती है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये वेज रेट जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटर्मिन हो गया है। अब हम देखते हैं इसको फर्म के हिसाब से देखते हैं। देखो जो फर्म होती है वो डिसाइड करती है कि जो वेज रेट इंडस्ट्री ने डिटर्मिन किया है उस पर उसने कितनी लेबर जो है रखनी है। एज द वेज रेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, firm has to take the decision how much labor it has to hire it, जो इंडस्ट्री ने फिक्स किया है। फर्म जो होती है देखो कब संतुलन में होती है, जब एमआरपी जो होती है एमडब्ल्यू के बराबर होती है, और एमआरपी जो है इस तरह से देखो जो है ऊपर से कट करता है, ठीक है, ऊपर से जब कट करता है तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे भी हम इसको जो स्टडी करेंगे शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, अगर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है हमारे वेज रेट से ज़्यादा है तो देखो यहाँ पे अगर हमें जो लेबर है अगर वो पर यूनिट हमें ज़्यादा कमा के दे रही है और जितनी हम वेजेस पे कर रहे हैं तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और जब ARP एवरेज वेजेस के बराबर होती है तो नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर हमें जो लेबर है वो कम कमा के दे रही है बट हमें वेजेस ज़्यादा पे करनी पड़ रही है तो फर्म को लॉस होता है। और उसी तरह हम लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि देखो जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो लॉन्ग रन है उसके अंदर फर्म जो होती है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस नहीं होते, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है क्योंकि वेजेस जो होती हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होती है। जब एवरेज वेजेस इज़ इक्वल टू मार्जिनल वेजेस और विच इज़ इक्वल टू ARP विच इज़ इक्वल टू MRP। तो अब हम जो है डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये जो है बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर लेनी है आपने। ये जो वेज रेट है ये इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स है, AW इज इक्वल टू MW। तो यहाँ पे देखो जो हमारी VM, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है कि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है ये बराबर होती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये हमारी जो है देखो यहाँ पे भी ये कट कर रही है
यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम नहीं है, तभी कंडीशन जो है ऊपर से कट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखो इतने यूनिट्स लेबर के रख रहे हैं, एम कह लो इसको, तो उसके बाद भी अगर हम लेबर को रखें तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या है, एमआरपी के बराबर है। तो कंडीशन क्या है, एआरपी इज इक्वल टू एमआरपी विच इज़ इक्वल टू एडब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू एमडब्ल्यू। तो इस तरह से क्या है कि जो लॉन्ग रन है उसके अंदर जो वेजेस पे करते हैं डैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और उसी तरह हम देखते हैं कि इसका काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है। वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कि जो रियलिटी है उसके अंदर इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। और ये जो थ्योरी है ये वन साइडेड है, क्योंकि ये सप्लाई को लेती है, सप्लाई को कांस्टेंट मानती है, और डिमांड को जो है ये सप्लाई को इग्नोर नहीं करती, सप्लाई को इग्नोर करती है, सिर्फ डिमांड को ही कंसिडर करती है। और यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसको मेयर करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। देखो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम लेबर के साथ जो है दूसरी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो अगर हमने टेलरिंग का काम करते हैं, हमारे पास एक ही मशीन है, तो वहाँ पे एक ही टेलर चाहिए। 2 टेलर रख लेंगे तो कोई जो है प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास मशीन ही एक है। तो इस तरह से क्या है कि ये थ्योरी जो है इम्प्रैक्टिकेबल है, और क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड टेलर है वो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। और उसी तरह क्या है कि जब हमने वेजेस लेबर को रखना है तो यहाँ पे मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हायर वेजेस है तो कम लोगों को रखा जाएगा, बट जो एम्प्लॉयर होता है वो जो वेज रेट है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, दूसरी चीज़ों को भी देखता है साथ के साथ। वो देखता है कि कितना वो अगर वो लेबर को रख रहा है तो उससे प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। और कई बार क्या होता है कि हमें होता है कि प्रोडक्शन इतनी जल्दी हमने कंप्लीट करनी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो कंसिडर करता है। और उसी तरह यहाँ पे सारी चीज़ों को स्टैटिक माना गया है। और उसी तरह देखो जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर मशीन का, एंटरप्रेन्योर का, वर्किंग कंडीशन का वो भी इन्फ्लुएंस होता है, तो वो इसके अंदर जो है इग्नोर किया गया है। और उसी तरह हम देखते हैं कि आप लोगों ने एंड तक देखा, तो उसके लिए आई फील थैंक्स फॉर वॉचिंग शशि अग्रवाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस।